रूटीन ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं, तो इनमें कौन से मार्कर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? नॉर्मली यदि एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए और वो अपने रूटीन बॉडी टेस्ट कराना चाहता है तो उसमें मोस्ट कॉमनली हम कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और यूरिन का टेस्ट हम करा सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसीज इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा कंजप्शन बन गया है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की तरफ जाना है, पैकेज्ड फूड आइटम्स हम खा रहे हैं, तो डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमको डेफिशिएंसी जो विटामिन की इस जनरेशन में देखने को मिल रही है, एक रीज़न वो है। विटामिन B12 अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं या कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे हम आसानी से पहचान लें? किसी पेशेंटों में चलने में दिक्कत हो सकती है और चक्कर भी आ सकती है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। एनीमिया इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है और इसे कैसे दूर करें? आयरन के जो सोर्स हैं वो मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है। स्ट्रेस में कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं, तो सर इसका बॉडी पे क्या असर है? तो स्ट्रेस में अक्सर पेशेंट जो देखे गए हैं या तो वो अंडर ईट करते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा हंग्री या एपेटाइट या सटाइटी सेंटर है तो बस इतना खाना वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं आ पाता है, तो आप ओवर ईटिंग करते हैं। सर डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें कि डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सके? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शशि, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और मैं वेलकम करती हूं आपका अपने पॉडकास्ट मार्गदर्शन टॉक्स में। आज के टाइम पे हम सब गूगल से अपनी डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन सही समय पे सही डॉक्टर तक पहुंचना आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस की सच्चाई क्या है, कब हमें टेस्ट कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और हाँ, सेल्फ मेडिकेशन कितना रिस्की हो सकता है। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो शरीर को सिर्फ सिम्टम से नहीं, पूरी बॉडी को एक सिस्टम की तरह समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी से, जो कि MD मेडिसिन हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल का। वेलकम टू द शो सर। सर, MBBS से MD तक का सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आए, अपनी जर्नी कुछ साझा करिए। बेसिकली MBBS के ड्यूरेशन में जब हमारी इंटर्नशिप की पोस्टिंग लगी तो जो एक्चुअल चैलेंजेस थे या जो इस फील्ड को लेने का जो पर्पस था वो वहाँ सॉल्व हुआ जब हम पेशेंट्स को देखते थे, परेशानियों के साथ, दुख के साथ, अपनी समस्याओं के साथ आते थे, उनके साथ तीमारदार भी परेशान होते थे। फिर हफ्तों महीनों के ट्रीटमेंट के बाद जब वो मुस्कुराहट लेकर के धन्यवाद देते हुए जाते थे तो वहाँ से फील होता था कि नहीं, हम एक सही ब्रांच में हैं और इस ब्रांच के थ्रू हम ह्यूमैनिटी का सर्विस दे सकते हैं। फिर इंटर्नशिप के दौरान ही जब मेडिसिन में मेरी पोस्टिंग लगी तो वहीं से मेरा मेडिसिन के लिए जो क्रेज़ कहिए या जो इंटरेस्ट है वो वहीं से जागा जी। क्योंकि वहाँ पेशेंट से आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है, आप डेली पेशेंट से राउंड्स लेते हैं, डेली इंटरेक्ट करते हैं, डेली उनकी प्रोग्रेस देखते हैं, आप डिटोरेट होते हुए भी, कभी बीमार और ज़्यादा होते हुए, कभी अच्छे होते हुए भी। और ख़ास करके जो वेंटिलेटर में जब पेशेंट होता है, जब वो ठीक होके जाता है तो सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल मोमेंट होता है कि नहीं, पेशेंट जो एकदम होपलेस होकर आपके पास आया था, कोई उम्मीद नहीं थी, तो चूँकि मैंने KGMC से ही किया था तो वहाँ लास्ट रिसोर्ट माना जाता है, हर जगह से पेशेंट रेफ़र करके वहीं भेजा जाता है ताकि हारे वहीं आते हैं। तो वहाँ पे जब पेशेंट जब ठीक होकर आप उसे भेजते हैं और जो वो धन्यवाद और जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो अनमैचेबल हैं, वो कहीं नहीं मिलती हैं जी। सर, आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ इतनी ज़्यादा रैपिडली क्यों बढ़ रही हैं, क्या रीज़न है? एक्चुअली लाइफ स्टाइल डिजीज़ का मेन कारण जो है, जो हम लोगों की जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है जी। तो लोगों की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, उनका जो प्रॉपर जो डाइट मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है, प्रॉपर जो स्लीप टाइमिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ ऑफिस रिलेटेड वर्क, जॉब रिलेटेड। तो उनको एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से वो अपना जो नॉर्मल डेली रूटीन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से फिर मेटाबॉलिक या फिर जो आपने कहा कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते चले जाते हैं जी। सर, अभी आपने सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बोली, तो क्या सीडेंट्री लाइफ स्टाइल न्यू स्मोकिंग एरा है? कह सकते हैं, क्योंकि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल और न्यू स्मोकिंग बेसिकली रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, तो वैसे ही सीडेंट्री लाइफ स्टाइल रिस्क आपका बढ़ा देता है, आपको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी है, तो इनके रिस्क को बढ़ा देता है। बस यही कारण है।
सर ऑफिस लाइफस्टाइल का मेटाबॉलिक हेल्थ पे क्या असर होता है? बेसिकली ऑफिस आवर्स में जो पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, जो भी लोग होते हैं, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है। जी आपको एक पर्टिकुलर चैम्बर में घंटों बैठे रहना है, एक पोस्चर में बैठे रहना है। जी ऑफिस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से जो आपको उस समय खाने का शेड्यूल नहीं मिल पाता है। ऑफिस में लोग बार बार टी कॉफ़ी का कंजप्शन करते हैं, और ऑफिस आवर्स का स्ट्रेस इतना होता है कि अर्ली मॉर्निंग आपको जाना पड़ता है और लेट नाइट भी आता है, जिसकी वजह से आपका जो फिजिकल इनएक्टिविटी है या लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है वो बढ़ती ही चली जाती है। जी तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ईयर्स ऑफ नेग्लिजेंस, आपका जो खुद के सेल्फ केयर की है वो फिर बाद में आपको लाइफ स्टाइल डिजीजेस के फॉर्म में आपको सामने देखने को मिलता है। ये आज की बीमारी नहीं होती लाइफ स्टाइल। सर लॉन्ग सिटिंग की बात आपने करी, तो लॉन्ग सिटिंग में बैठे बैठे सर कौन कौन सी बीमारियों के होने के खतरा ज़्यादा हो जाता है? अब चूंकि मैं क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ, तो आमतौर पे जो ऑफिस गोइंग जो पर्सन्स हैं जो मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं वो मेनली 2-3 ही हैं। फर्स्ट तो लो बैक की कंप्लेंट करते हैं पेशेंट, घंटों एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं। दूसरा करते हैं कि सर्वाइकल की वजह से नेक पेन, हेडेक की कंप्लेंट करते हैं। चूंकि अब ऑफिस रिलेटेड वर्क जो मेनली है वो डिजिटलाइज हो गया है, तो उनको घंटों आपको स्क्रीन के सामने रहता है। हाँ। तो स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन एक्सपोजर टाइम भी बढ़ने की वजह से, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से वो फिर कंप्लेंट लेकर मेनली हमारे पास आते हैं ऑफिस रिलेटेड। तो फिर उन्हीं की वजह से फिर वो सारी डिजीजेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट उतना नहीं ध्यान रख पाता, लोग जो हैं जो उनको करना चाहिए। जी सर लॉन्ग सिटिंग की बात हुई, तो सर वर्क फ्रॉम होम आजकल कल्चर में है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या सर हेल्थ इश्यूज और बढ़े हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बेसिकली पोस्ट कोविड एरा में सिग्निफिकेंटली रोल प्ले किया है। वर्क फ्रॉम होम मुझे नहीं लगता कि इतना फ्रूटफुल है, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हो तो आप पर्टिकुलरली ना चाहते हुए भी एक आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं कि आपका 9 बजे का ऑफिस है तो आपको सुबह 6 या 7 बजे उठना होगा, फ्रेश होना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा। किसी की आधा घंटे की जर्नी है, किसी की 1 घंटे की जर्नी अपने ऑफिस की जगह घर की। तो जब आप वहाँ जाते हैं फिर 9 से लेके 5 बजे तक आप ऑफिस में रहते हैं। वहाँ आपका सोशल इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलते हैं, अपने सीनियर से, कलीग से, जूनियर से। और ऑफिस में माहौल जो आपको जो स्ट्रेस में है वो एक तरीके से काफ़ी लाइट हो जाता है। जी कुछ केसेस में हो सकता है सीनियर से कुछ कहा सुनी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर आपके फिर हंसी मजाक का भी माहौल रहता है। हाँ हाँ। रही बात आपने वर्क फ्रॉम होम की, कि वर्क फ्रॉम होम में यही चीज़ें दिक्कत देती हैं कि फिर आप अपने हिसाब से हो जाते हैं। आपको यदि सुबह 10 बजे सो के उठना है तो आप 10 बजे उठिए, 12 बजे उठना है 12 बजे उठिए। अब जो मैं देखता हूँ जो वर्क फ्रॉम होम के जो पेशेंट या जो मेरे पास आते हैं, तो मेनली वो नाइट शिफ्ट अप करने लगे हैं कि हम दिन में घर का काम कर लेंगे और नाइट में हम ऑफिस में मीटिंग है, 12 बजे 1 बजे हमारी मीटिंग लगी हुई है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ का रिस्क बढ़ा दिया नाइट ड्यूटी ने। और रिसेंट स्टडी भी आई है कि जो लोग नाइट ड्यूटी या नाइट आवर्स में जागते हैं और प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप नहीं करते हैं, तो उन लोगों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा पाया जा रहा है। जी सर अभी हम लोग प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, तो सर प्रिवेंटिव मेडिसिन को आम लोगों तक कैसे समझाया जाए? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमारा जो इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर फोकस सभी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। मरीज जब बीमार हो जाए तब आप उसका इलाज करिए। जबकि अब हमें लगता है कि वो वक्त आ गया है कि अब हमको प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो आपने बात की, डेफिनेशन यदि लेमन की भाषा में कहा जाए कि डिजीज के होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। और उसका जो मेजर रोल प्ले करेगा वो करेगा जब हम बच्चे होते हैं। हमारे स्कूलिंग से ही हमको पढ़ाया जाए कि बेटा आप सुबह डेली नाश्ता करोगे, ये खाना खाने से आपको ये बीमारी होगी, डेली आप वॉक करोगे, तब जाकर के जब वो बच्चा 20-30 साल बाद बड़ा होगा तब उसमें वो डिजीज का रिस्क कम होगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन आज यदि किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल हो गया है तो फिर वहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। हमको उसको अर्ली एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा, करिकुलम का पार्ट बनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं करिकुलम में इसे शामिल करना होगा तो जाके ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। ये बेसिकली ट्रेनिंग की तरह है, जैसे आर्मी में आप ट्रेनिंग देते हैं पर्सन्स को फॉर द वॉर कंडीशन। आज नहीं होना है वॉर, बट आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे ही प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए हमको पहले से ही बच्चों को ही जागरूक करना पड़ेगा कि बेटा आज तुम ये खाना खाओगे, जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, अपनी हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो आने वाले वक्त में ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन चीज़ों के लिए मुझे लगता है हमारे करिकुलम का पार्ट बनाना अब इस समय वक्त की आवश्यकता है।
सर गूगल डायग्नोसिस कितनी रिस्की है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी हमें लक्षण दिखते हैं, तुरंत हम गूगल पे डाल लेते हैं कि हमें ये सिम्टम्स हैं, अब बताइए हमें कौन सी बीमारी है। ये कितना रिस्की है? नहीं, नो डाउट आज का ज़माना अब एआई का ज़माना हो गया है। हर आदमी एआई पर डॉक्टर या किसी से भी कंसल्ट करने से पहले एआई से पूछना चाहता है। तो उन सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि एआई नो डाउट बढ़िया है, बट एआई में सिर्फ वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी हमारे लिटरेचर में पहले से मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जहाँ पर गूगल रिस्की होता है कि गूगल को या एआई को ये नहीं पता है कि आप किस ऑफिस में जॉब करते हैं, क्या आपकी ऑफिस टाइमिंग है, किस तरीके का आप स्ट्रेस से बियर कर रहे हैं, आप खाना कितना खाते हैं, कब खाते हैं, आप कितना पानी पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं। गूगल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है जो ऑलरेडी लिटरेचर में या साइंस, मेडिकल साइंस में ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा, गूगल पे इंफॉर्मेशन सर्च करने में कभी कभी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो जाती है, और कई बार आप सेल्फ डायग्नोसिस में रॉन्ग ट्रीटमेंट और अननेसेसरी फियर क्रिएट हो सकता है। सर रूटीन ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं, तो इनमें कौन से मार्कर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं? नॉर्मली यदि एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की जाए और वो अपने रूटीन बॉडी टेस्ट कराना चाहता है तो उसमें मोस्ट कॉमनली हम कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, शुगर और यूरिन का टेस्ट हम करा सकते हैं, जिससे ओवरऑल हमारी बॉडी में काफ़ी सिस्टम्स के बारे में या डिजीजेस के बारे में हमको अर्ली स्क्रीनिंग पता चल सकती है। जी सर, विटामिन के टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? विटामिन के टेस्ट कॉस्टली होते हैं, हाँ, और इसको मेडिकल सुपरविजन में ही कराना चाहिए जब आपको कोई डेफिशिएंसी के सिम्टम आएंगे। हाँ सर, ये था मेरा सवाल कि विटामिन डेफिशिएंसीज इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? क्या अवेयरनेस की वजह से या सर कोई और रीज़न है? मेनली जो देखा गया है कि जो हमारा पुराना कल्चर था, हाँ, खाना खाने का है, उठने बैठने का है, सोने जागने का है, उसमें इतनी डेफिशिएंसीज नहीं पाई जाती थी। जैसे कि हम हमारे दादा नानी की बात करें तो उनको इतनी डेफिशिएंसी कभी नहीं, उन्होंने अपनी आराम से लाइफ स्पैन में कोई मल्टीविटामिन गोली नहीं खाई। बट अब रिसेंट टाइम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा फूड हैबिट्स, स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा कंजप्शन बन गया है, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की तरफ जा रहे हैं, पैकेज्ड फूड आइटम्स हम खा रहे हैं। तो डाइटरी हैबिट्स की वजह से हमको डेफिशिएंसी जो विटामिन की इस जनरेशन में देखने को मिल रही है, एक रीज़न वो है। जी सर, अगर हम अपनी डाइट सुधार लें तो कहीं ना कहीं हम विटामिन डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। जी सर, विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन B12 अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं या कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे हम आसानी से पहचान लें? B12 चूँकि मेनली ज़्यादातर देखा गया एक एनिमल सोर्स विटामिन है। जी, कुछ वेजिटेबल सोर्स में भी विटामिन B12 होता है, और B12 जो विटामिन है बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स और हमारी मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उस चीज़ की कमी होगी तो हमको सिम्टम भी वही आएंगे। जैसे अक्सर पेशेंट कंप्लेन करेंगे कमज़ोरी की, थकान की, हाथों में झंझनाहट होगा, सुन्नपन होगा, मेंटल फटीग ज़्यादा हो जाएगा, किसी किसी पेशेंटों में चलने में दिक्कत हो सकती है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी में आमतौर पर देखने को मिलते जाते हैं। जी सर, एनीमिया इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है और इसे कैसे दूर करें? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी एनीमिया भी उसी कैटेगरी में जाता है। जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, हाँ, वो बहुत पुअर हो गई हैं। जितने भी आयरन रिच सोर्स थे उनसे हम दूर जाते जा रहे हैं जी। खास करके जो यंग जनरेशन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अब बच्चों की उतनी प्रेफरेबल चॉइस नहीं रह गई है। उनको नाश्ते में ब्रेड, बटर, टोस्ट, सैंडविच चाहिए, जबकि आयरन के जो सोर्स हैं वो मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। पालक है, मेथी है, बथुआ है और भी चीज़ें, लेकिन वो छोड़ करके आदमी बेसिकली इस फूड आइटम्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। एक वो रीज़न है। और भरपाई करने के लिए जो आपने सवाल पूछा कि कैसे पूरा करें, तो बस एक ही तरीके आपको कंजप्शन उसका बढ़ाना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका एक्सटर्नली सप्लीमेंटेशन लेकर ही दूर की जा सकती है। जी, तो सर क्या खाने से खून की कमी को दूर कर सकते हैं? खाने की कमी यदि इनिशियल फेज में है आपकी डेफिशिएंसी, टेस्ट में ये पता लगता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स या विटामिन या फिर आयरन की कमी जो है वो कम मात्रा में, अगर माइल्ड स्टेज में है तो आप उसको डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सिम्टम्स आ गए हैं, आपकी डे टू डे लाइफ उससे फर्क पड़ रही है, तो इट्स बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर टू गेट द सप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर विटामिन। ओके। एंड सर, लिवर के लिए जैसे बहुत से लोगों में ये फैटी लिवर की समस्या आम हो गई है,
तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? वही जो शुरुआत हमने जहाँ से की, लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ने की वजह से, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की बढ़ने की वजह से, स्ट्रीट फूड की वजह से, और ऑयल का एक्सेस हो, जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनका जो भी अनहेल्दी फैट्स हैं उनके कंजप्शन की वजह से। तो फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में होता है, अल्टीमेटली वो लिवर में जाकर के एज ए फैटी लिवर के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सर क्या इसमें अल्कोहल का भी कुछ योगदान है? जी बिल्कुल सही कहा। लोगों को लगता है कि फैटी लिवर जो है वो सिर्फ अल्कोहल से होता है, बट ऐसा नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको MASALD भी आज के समय में बोलने लगे हैं मेडिकल टर्म में, तो वो भी देखा जा रहा है। और उसका मेन कारण आपका फैटी फूड कंजप्शन, अनहाइजेनिक फूड हैबिट्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन के उभर रहा है। जी, तो सर लिवर को हेल्दी रहने के लिए कोई एक टिप बता दीजिए। लिवर को हेल्दी रहने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप प्रॉपर डाइट लें। जो भी आप फैटी एसिड्स वगैरह या ऑयल्स का कंजप्शन कर रहे हैं उसमें देखें कि वो किस तरीके का है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स कंटेनिंग जितनी फैटी एसिड्स होते हैं वो हार्मफुल माने जाते हैं बॉडी के। और दूसरा, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन को भी अवॉइड करना एक मेजर बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है आपके फैटी लिवर के लिए। जी सर, लिवर की बात हो गई, अब हम स्ट्रेस की बात करेंगे। सर बीपी और स्ट्रेस का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है? जैसा कि आपने बताया, बीपी और स्ट्रेस का रिलेशनशिप एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह है। जी। यदि स्ट्रेस है तो आपका बीपी ज़रूर बढ़ेगा, बिना स्ट्रेस के बीपी नहीं बढ़ सकता। जी। और स्ट्रेस एक क्रॉनिक फेस में जब चला जाता है फॉर लॉन्ग ईयर्स, आफ्टर 4, 5, 10 ईयर्स, तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज कराएगा। स्ट्रेस हार्मोन अल्टीमेटली आपका बीपी बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे, हार्ट बीट बढ़ाएंगे और अदर मेटाबॉलिक डिजीज के लिए प्रोन कर देंगे आपको। जी सर, स्ट्रेस में कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, तो सर इसका बॉडी पे क्या असर होता है? बेसिकली स्ट्रेस कंडीशन में आपकी बॉडी जो नेचुरली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नेचुरली फॉर्म में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है। तो स्ट्रेस में अक्सर पेशेंट जो देखे गए हैं या तो वो अंडर ईट करते हैं या ओवर ईट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा हंग्री या एपेटाइट या सटाइटी सेंटर है कि बस इतना खाना, वो नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं आ पाता है। तो आप ओवर ईटिंग करते हैं जिससे वेट गेन होगा, फिर आपसे और मेटाबॉलिक डिजीज के लिए आप रिस्क फैक्टर बढ़ा सकते हैं। जी सर, आजकल ट्रेंड में है साइलेंट डिजीज, तो सर इसका क्या कंसेप्ट है? साइलेंट डिजीज बेसिकली उन डिजीजेस को कहा जाता है जिनके सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में नहीं आते हैं, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रोसेसेस गोइंग थ्रू तब वो प्रेसिपिटेट करते हैं। मोस्टली जो देखे जा रहे हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीजेस है, ओबेसिटी है, ये बेसिकली क्रॉनिक साइलेंट डिजीजेस की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं। जब पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है तब वो पता चलता है कि मुझे आज बीपी हो गया। शुगर बढ़ जाता है तब उसको पता चलता है कि आज उसको शुगर है। सर काफ़ी कुछ ट्रेंड में है, जैसे कि हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्रेंड में है, तो सर ये साइंटिफिकली कितनी बेनिफिशियल है? इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत ही ट्रेंड में है। हाँ सर। बट यदि हम हिंदूज या इंडियन कल्चर को बैकवर्ड 20-30 साल 50 साल पहले देखेंगे तो ये नेचुरल था। शाम को 7-8 बजे तक लगभग सभी लोग घर के खाना खा लेते थे और सुबह 6-7 बजे उठते थे और 8-9 बजे करीब जाके वो नाश्ता करते थे। तो ये नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है। जो भी स्ट्रेस है दिन भर का उसको कम हो जाने की वजह से बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनका लेवल कम आता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक डिजीजेस में। बट जो पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक हैं, तो उनके लिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के इंटरमिटेंट फास्टिंग एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, डायबिटीज़ की बात की आपने, तो सर डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सके? डायबिटीज़ वैसे तो कई फॉर्म की होती है, लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। टाइप 1 जो है जेनेटिकली है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। तो यदि आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप सबसे जो बेसिक पैरामीटर है वो अपना BMI कंट्रोल में रखिए, बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल फॉलो करिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा एंड मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप इसको कई सालों तक फॉलो करते रहेंगे तब आपका जो डायबिटीज़ होने का रिस्क है वो कम होगा। जी। एंड सर, ओबेसिटी क्या अपीयरेंस का इशू है या ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है?
जी बिल्कुल सही सा कहा आपने। ओबेसिटी अब आज की कंडीशन में एक मेडिकल कंडीशन बन चुकी है। अब ये सिर्फ अपीयरेंस या कॉस्मेटिक इशू बन के नहीं रह गया है। और ओबेसिटी के लिए जैसा मैंने कहा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल ही है। सर ओबेसिटी की बात हो रही है तो कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा अवेयर हो गए, जिम जाना स्टार्ट कर दिया। सर जिम जाते हैं वो और अचानक से ढेर सारा वर्कआउट करते हैं, सडन वेट लॉस होता है जी। तो सर ये क्या एक हेल्थ कंसर्न है? हाँ जी बिल्कुल सही कहा। सडन वेट लॉस या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एक मेडिकल कंडीशन को डिनोट करता है। यदि आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी इंटेक आपका कम है और करस्पॉन्डिंग वेट आपका कम हो रहा है तब तो ठीक है। लेकिन आप डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी उतनी भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपका वज़न गिरता जा रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कंडीशंस जो देखी गई हैं वेट लॉस के लिए, जिसमें कि ट्यूबरक्लोसिस है, मेलिग्नेंसी है एंड अदर हेल्थ इश्यूज है जिसमें सडन वेट लॉस कम होता है। जी सर, बीपी, शुगर इन सब की बात हुई। सर थायराइड भी उतनी ही कॉमन बीमारी है तो सर इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और उनको कैसे आसानी से हम पहचानें? बिल्कुल सही कहा। बाकी डिजीज़ की बात करी आपने, बीपी है, शुगर है, उसमें से थायराइड भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोमॉर्बिड कंडीशन है जी। मेनली ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। एक कारण ये भी है कि महिलाओं में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से उन्हें थायराइड का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ है चूँकि ज़्यादातर केसेस में थायराइड और ऑटोइम्यून डिजीज़ फीमेल्स में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। रही बात दूसरी थायराइड डिसऑर्डर में मेनली क्या क्या देखा जा सकता है, तो थायराइड के पेशेंट यूजुअली थकान, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट्स के साथ, हेयर लॉस के साथ और वेट गेन के साथ वो आती हैं हमारे पास कंप्लेंट लेकर। जी, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये थायराइड के कहीं ना कहीं लक्षण हैं। जी जी सर, एक और बहुत ही कॉमन बीमारी है जो मुझे लगता है हर घर की बीमारी है, एसिडिटी। तो सर क्या लॉन्ग टर्म अगर एसिडिटी बनी हुई है तो ये भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है या हेल्थ कंसर्न है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। लॉन्ग स्टैंडिंग या क्रॉनिक एसिडिटी अल्टीमेटली आपको गैस्ट्रिक अल्सरेशन मतलब पेट में छाले बना देती हैं। वो छाले फिर बाद में जाकर के कैंसर को रूप भी ले सकते हैं, खून की पलटियों के रूप में भी आपके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो क्रॉनिक एसिडिटी को हेल्थ कंसर्न मानते हुए आपके नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जी एंड सर, बहुत ही कंफ्यूजन है गैस्ट्राइटिस और एसिड रिफ्लक्स में। सर इसमें क्या डिफरेंस है, प्लीज़ बताइए। गैस्ट्राइटिस बेसिकली देखा जाए तो पेट के इन्फेक्शन को हम कहते हैं, पेट की लाइनिंग के इन्फेक्शन को। वहीं दूसरी तरफ जो आपने बात की गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो हमारी खाने की नली और हमारे पेट के बीच में एक वॉल्व है उसकी कमजोरी की वजह से, जिसमें खाना ऊपर की तरफ खाने की नली में आता है, ये डिफरेंस है गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में। जी सर, आजकल स्ट्रेस की वजह से लोगों में अनिद्रा की प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। इसी में सर एक बीमारी सुनने में आती है स्लीप एपनिया। सर इसके बारे में कुछ बताइए। स्लीप एपनिया बेसिकली उन पेशेंट्स में देखी जाती है जिनमें मोटापा, ओबेसिटी पेशेंट्स में। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जब रात को सोता है तो सोते समय उसकी ब्रीदिंग सडन स्टॉपेज हो जाता है, तो उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसका मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी या एक्सेस फैट एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारे थ्रोट की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो जब आप लेटते हैं तो वीक मसल्स जो हैं वो पीछे की तरफ आपकी जुबान जो है वो रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो जिसकी वजह से अचानक से आपके सांस का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जी, तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है सर। जी बिल्कुल, ओबेसिटी के साथ स्लीप जुड़ा हुआ है। स्लीप में जब आपकी अबॉर्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ड्यूरिंग सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उस समय आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं। उस समय आपका बीपी बढ़ा होगा, हार्ट रेट बढ़ा होगा, शुगर बढ़ा होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ आपका रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं। तो जिन भी लोगों को स्लीप प्रॉब्लम है उनको ज़रूर अपना स्लीप स्टडी करानी चाहिए, जिसको उनको पता चल सके कि उनको किस कैटेगरी की स्लीप की डिजीज़ है। क्योंकि सिर्फ यदि स्लीप की डिजीज़ है और आपने उसको रोक लिया तो आप अदर मेटाबॉलिक डिजीज को रोक सकते हैं। जी सर, इसका हार्ट पे भी असर होता है? जी, जैसा मैंने आपको बिल्कुल बताया कि जब आप स्लीप एपनिया में होते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी इसको एज ए डेंजर के फॉर्म में परसीव करती है।
तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने की वजह से आपका दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी शुगर बढ़ जाएगी और कुछ केसेस में पेशेंट उठ के बैठ जाता है। जी, इतनी सीरियस कंडीशन जी है। बिल्कुल। जी। एंड सर, जैसे कि अब गर्मियां आ रही हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में रहेगी। एसी में बैठते हैं हम लोग, पानी पीना भूल जाते हैं। जी तो बिल्कुल सर सही क्या कहा। इसकी वजह से भी थकान हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जो हमारा शरीर जो है वो लगभग 70% पानी से बना हुआ है, तो हमारी बॉडी के हर फंक्शंस को, हर एक्टिविटी को किसी ना किसी स्टेज पर पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की यदि डेफिशिएंसी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो बॉडी वो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं कर पाएगी, तो आपको थकान, कमज़ोरी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है। जी। ज़्यादातर लोग कॉफ़ी का यूज़ करते हैं, कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, तो कॉफ़ी कितनी हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कॉफ़ी बेसिकली एक केमिकल स्टिमुलेंट है, तो जब एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी का करेंगे तो वो केमिकल स्टिमुलेंट आपकी बॉडी की न्यूरोनल और हार्मोनल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा। जी। तो उसमें आपको एंजाइटी हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, हार्ट बीट इतनी बढ़ सकती है कि आपको पैल्पिटेशन हो सकता है, और कई कई केसेट में आप सीरियस कार्डियक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। तो स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। जी। सर, एनर्जी ड्रिंक्स कितनी सेफ हैं? क्योंकि ये तो हर जगह पे अवेलेबल हैं और जो हमारा यूथ है वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है तो इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये सेफ होती हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। कोई एनर्जी ड्रिंक सेफ नहीं है। आप यदि उसके कंटेंट्स में पढ़ेंगे तो उनमें शुगर होगा, सॉल्ट्स एक्सेस मात्रा में होंगे, सोडा होगा, और वो प्योरली पानी तो नहीं होगा। तो यदि आपको कमजोरी लग रही है तो आप शिकंजी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बट एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करिए। जी। सर, ब्लड डोनेट करते हैं बहुत से लोग, तो क्या ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, बिल्कुल ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, बशर्ते यदि कोई पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है, वो किसी मेडिसिन पर है, तो वो आफ्टर मेडिकल सुपरविजन ही ब्लड डोनेशन के लिए सोच सकता है। सर, प्रोसेस्ड फूड का इम्यून सिस्टम पे क्या असर होता है? ये आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है कि आजकल घरों में खाना बनना लगभग बंद हो गया है। हर आदमी बाहर से ही ऑर्डर कर रहा है, पैकेज फूड आइटम खा रहा है। तो बेसिकली उनमें हाई अमाउंट ऑफ आपको शुगर मिलेगा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलेगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इन कंपोनेंट्स को जब आप कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आ जाती है, तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो अननेसेसरी आपका शुगर, बीपी और अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देगा, जिसमें से ओबेसिटी मोस्ट कॉमन है। जी। सर, आपने कहा कि एक्सेस में हम शुगर ले रहे हैं, एक्सेस में सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं? जी बिल्कुल सही कहा। हमारा इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर शुगर रेंज पर ऑप्टिमली एक्ट करता है। यही कंसंट्रेशन शुगर की जब बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिक्लाइन कर जाता है, वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि डायबिटिक पेशेंट में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रिस्क होता है। उनको इन्फेक्शंस, छोटे से छोटा इन्फेक्शंस भी उनमें बड़ा रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक एक्ट करता है उस कंडीशन में। जी। सर, आपके पास तो क्लिनिक पे बहुत से पेशेंट्स आते होंगे जो बीपी और शुगर की कंप्लेन लेकर आए, आपने मेडिसिन दी, वो ठीक हो गए, उसके बाद वो मेडिसिन खाना अपने आप से स्टॉप कर देते हैं। तो सर, ये हैबिट कहाँ तक सही है? ये हैबिट नहीं, ये बहुत ही अपनी ही बॉडी के साथ करने वाला नाइंसाफी, बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया। कोई भी डिजीज़ आपको सोचना होगा कि बॉडी पूरे सिस्टम को कंज्यूम करके, यूटिलाइज करके कोशिश करती है कि आपको जीवन में कभी बीपी ना हो, कभी शुगर ना हो। जब ये बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म फेल होता है तब आपका बीपी बढ़ना या तब शुगर बढ़ना चालू होता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है शुगर की मेडिसिन और बीपी की मेडिसिन, आप उनको कंज्यूम करते हैं, आपका लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये लोगों में मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन है कि अब मेरा बीपी या अब मेरा शुगर कंट्रोल हो गया है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऑन मेडिसिन है आपका कंट्रोल, ये बाई नेचुरल नहीं है। आप मेडिसिन खा रहे हैं तब आपका बीपी और शुगर कंट्रोल है। तो प्लीज़ बिना मेडिकल कंसल्टेशन डॉक्टर के आप किसी भी मेडिसिन को अपने आप मत रोकिए। सर, प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में कुछ बताइए। सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी के लगभग हर फंक्शंस में प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उन फंक्शंस में भी दिक्कत आएगी, तो जिसमें से कमज़ोरी, थकान, हरारत,
इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। जी। एंड सर, कौन से फूड सोर्सेस होते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम इंटेक करके प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। इंडियंस में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, जी। तो अक्सर कर मेन सवाल उनका यही रहता है कि वेजिटेरियन में कहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है, या क्या खाने से वेजिटेरियन लोग प्रोटीन की डेफिशिएंसी। तो उनमें जैसे दाल हैं, बीन्स हैं, पनीर हैं, टोफू हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, ये वेजिटेबल। और रही बात जो नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, तो उसमें जो बेस्ट सोर्स है वो प्रोटीन का, वो एग है, जी। अदर देन योर पोल्ट्री आइटम्स और योर फिश और मीट। जी। एग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जी। सर, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लोग बहुत दिन तक लेते रहते हैं, ये लॉन्ग टर्म तक लेना सेफ है? मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की जहाँ तक आपने बात की, यदि आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ले रहे हैं और आपको उन सप्लीमेंट्स की नीड है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तब आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सेल्फ मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेशन के अननेसेसरी उन मल्टीविटामिन्स के टॉक्सिसिटी को इन्वाइट करता है। हर मल्टीविटामिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही बॉडी में रिक्वायर्ड है। आप एक्सेस लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी होगी तो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। सर, ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि हम बैठे हैं, अचानक से उठे, चक्कर आ गया, या चल रहे हैं, चक्कर आ गया, तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए या ये एक डेंजरस कंडीशन है? बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर कर देखा गया है तो कई देर तक खड़े रहने या कई देर तक बैठे रहने के बाद अचानक से जब हम पोस्चर चेंज करते हैं तो हमें चक्कर आ जाता है, जी। जो कि ज़्यादातर केसेस में बीपी का लो होना या डिहाइड्रेशन का एक साइन हो सकता है। लेकिन बार बार यदि आपको चक्कर आ रहे हैं तो एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है, जिसमें से आपको डॉक्टर के सुपरविजन में अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराना चाहिए जब तक कि चक्कर का रीज़न ना पता चल पाए। जिसमें से आमतौर पे ज़्यादातर जो मैं डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, तो उसमें से सर्वाइकल है, दूसरा कान में लोगों को दिक्कत होती है, उससे लोगों को चक्कर आ सकते हैं, और थर्ड है हार्ट की प्रॉब्लम। तो तीनों ही कारण हैं ज़्यादातर केसेस में जिसमें आपको चक्कर आ सकता है। जी। तो हमें चक्कर अगर आ रहा है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी। सर, कुछ लोग रेगुलर वॉकिंग करते हैं, तो क्या ये मेटाबॉलिक डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकता है? जी बिल्कुल। रेगुलर वॉकिंग मेटाबॉलिक डिजीज़ को प्रिवेंट करने का पहला कदम है आपका, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो वॉक करने से आपका फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होगी। एक्टिविटी इंप्रूव होने से जो आपने जो भी खाया हुआ है ऑलरेडी, तो वो कंज्यूम होगा, वो डिप्लीट होगा, तो एक्यूमुलेशन के चांसेस कम रहेंगे। वहीं यदि आप सीडेंट्री कम चलेंगे फिरेंगे बैठेंगे तो आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए आपको आने वाले समय 5 या 10 साल बाद होना तय है। जी। सर, सीज़न चेंज हो रहा है, तो सर किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। सीजनल वेरिएशंस जब आते हैं तो अक्सर कर देखा गया है जो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं या जिनको एलर्जी की समस्या है, खास करके जिनको सांस की दिक्कत होती है, तो उन मरीजों को, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खास करके जब सीज़न चेंज होता है। जी। सर, कुछ लोगों को ट्रैवल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे वो ट्रैवल करते टाइम सर उनको वॉमिटिंग आती है, जी मछली करता है, उलझन होती है, सर इन लोगों को क्या करना चाहिए? ट्रैवल रिलेटेड डिजीज़ में कई सारे पार्ट आते हैं, जैसा कि आपने कहा चक्कर या उल्टी आना, तो इसे बेसिकली मोशन सिकनेस कहते हैं। हाँ सर। तो इन लोगों को ज़्यादातर देखा गया है, तो आप ये उनके पर्सनल है, इनको कोई बीमारी नहीं हुई है जिसकी वजह से इनको इशू आ रहा है, तो उस केसेस में आप विंडो के पास बैठ सकते हैं। गाड़ी में जब बैठें तो आप भी सामने की तरफ ड्राइवर की तरह जैसे वो ध्यान लगाता है, आप उस तरीके से ध्यान लगा के उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। यदि आप उसको भी नहीं अवॉइड कर सकते तो पहले से ही ट्रैवलिंग से पहले आप डॉक्टर के सुपरविजन में मेडिसिन अपने जेब में रख सकते हैं, जिसको आप सफ़र शुरू करने से पहले ले सकते हैं। जी। तो मेडिसिन के साथ साथ हम कुछ चेंजेस करके ट्रैवल में मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। सर, बिना डॉक्टर की एडवाइस के एंटीबायोटिक लेना सेफ है? जी बिल्कुल भी नहीं। एंटीबायोटिक कोई मल्टीविटामिन नहीं है, हाँ। या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको आप ऐसे ही ले सकते हैं पानी की तरह। हाँ। पानी को आप ले सकते हैं बिना किसी सुपरविजन में, लेकिन एंटीबायोटिक चूंकि केमिकल कंपाउंड है, जी, उसके सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो आपकी बॉडी को फायदे के साथ साथ
बिना सुपरविजन के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के सुपरविजन के एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी सर, बच्चों में वैक्सीनेशन का कंसेप्ट तो हम सब ने सुन रखा है, सर एडल्ट में भी वैक्सीनेशन होता है? जी बिल्कुल होता है। यही थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पर इंडिया में कि हम वैक्सीनेशन को केवल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन तक ही सीमित रखे हुए हैं। वैक्सीनेशन मतलब बच्चों का टीकाकरण। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां हैं जो बड़े होने पर भी हमको होती हैं, जिनको हम वैक्सीन लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम जो देखते हैं वो फ्लू वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, नीमोकोकल वैक्सीन लगवा सकते हैं और हेपेटाइटिस के वैक्सीन लगवा सकते हैं। और मोस्ट कॉमन टिटनेस का, जो बिना किसी बीमारी के भी, बिना किसी खरोंच के भी आपको हर 10 साल में लगवाना चाहिए। जी सर, आजकल योगा बहुत कल्चर में है, तो क्या योगा हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है? जी बिल्कुल। योगा से बेसिकली मेडिटेशन, योगा करके आप अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। और जो देखने में आ रहा है, लगभग हर बीमारी में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल। तो यदि आप उस रिस्क फैक्टर को, उस कॉज को यदि आप रिमूव कर पाएँ या कम कर पाएँ, तो आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। जी सर, फुल बॉडी चेकअप आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं, तो क्या बिना डॉक्टर की एडवाइस के सर हम लोग फुल बॉडी चेकअप के जो पैकेज आते हैं वो अवेल कर सकते हैं? फुल बॉडी चेकअप जिनमें डॉक्टर की सुपरविजन नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, CBC, KFT, LFT एक्सेट्रा, वो आप करवा सकते हैं सुपरविजन में। लेकिन मैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि अब आजकल लोगों में CT स्कैन का बड़ा ट्रेंड चल गया है। वो गूगल पे सर्च करके खुद अपने आप से CT स्कैन करा करके हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं। तो वहाँ पर लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। CT स्कैन बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के मत कराइए। जी सर, हेल्थ चेकअप कराते हैं और उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हाई लो आते हैं, उस हिसाब से वो खुद का ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वो कंडीशन को और बेकार कर लेते हैं। सर, रेगुलर हेल्थ चेकअप आइडियली किस एज में स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा सच तो कुछ नहीं है, बट आइडियली देखा गया है नॉर्मली आप 30 के एज के बाद एनुअली आप अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। जो लोग अफोर्डेबल हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ हैं, तो उसमें तो मैंडेटरी आपका हर साल होगा जी। और जो लोग गरीब हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी सरकारी संस्थान में जाकर के अपना रूटीन बॉडी चेकअप करा सकते हैं, जो बिल्कुल भी निःशुल्क है। सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सुविधा अवेलेबल है। जी सर, अगला सेगमेंट है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट्स का। तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हैं और आज हम उनको दूर करेंगे। सर, अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी बीमारी है? जी बिल्कुल, हर बार सिम्टम हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि आपने पहले भी पूछा था साइलेंट डिजीजेस, तो उसमें से साइलेंट डिजीजेस और मेटाबॉलिक डिजीजेस उन्हीं का ही प्रकार है। BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इनके सिम्टम शुरू में नहीं आएंगे, 5 साल 10 साल बाद आपको इसके सिम्टम्स सामने आते हैं। जी सर, दूसरा मिथ ये है कि हम नींबू पानी पी रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को कम्प्लीटली डिटॉक्स कर दे रहे हैं। ये मिथ है टोटली। जी, नींबू पानी पीना अच्छी बात है, हर आदमी को पीना चाहिए, सुबह उठ के जरूर पीना चाहिए। नींबू में बेसिकली एक कंपोनेंट है विटामिन C जो हम लेते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प कर सकता है इनडायरेक्टली। लेकिन सिर्फ नींबू पानी पीने से ही बॉडी डिटॉक्स होगी ऐसा नहीं है। सर, विटामिन C अगर हम ले रहे हैं तो हमें कभी कोल्ड नहीं होगा? ये भी मिथ है। विटामिन C आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करता है। तो इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं है कि अब आपको बीमारी लगेगी ही नहीं। जी। इम्यूनिटी का ये मतलब है कि आपकी बॉडी उन रोगों से बहुत अच्छे से लड़ सकती है। आपको सिम्टम कम होंगे, आप फिट जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आपको बीमारी छुएगी ही नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सर, ग्रीन टी अगर हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी ले रहे हैं फिर भी हमारी हेल्थ को तो फायदा ही होगा? नहीं, ये मिथ है जी। ग्रीन टी में भी वही जो मैंने कहा केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक सर्टेन अमाउंट में ही बॉडी में नीड होते हैं। जी। तो जैसे 1 और 2 पर डे आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन कोई एक्सेस अमाउंट में पी रहा है 4, 5, 6 तो उसका कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी आपकी बॉडी में एसिडिटी और हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। जी सर, एक मिथ और है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, हम ब्रेकफास्ट से सीधे ब्रंच पे आ जाएं। सर, ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है। यदि आप सच में ओरिजिनली अपना वेट बाय हार्ट कम करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत करिए और कोशिश करिए कि अपना ब्रेकफास्ट आप हैवी करें। उससे कम आप लंच लें और डिनर नाम मात्र के लिए बस करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी से हील होती है, सेल्फ हील, और आपका वेट कितनी तेजी से कम होता है। जी सर, लो फैट डाइट हमेशा हेल्दी होती है? ये मिथ है कि लो फैट डाइट लेने से आप हेल्दी रहेंगे। यदि आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर
चीज की कमी है, भले वो फैट ही क्यों ना हो, यदि वो आप लो कंज्यूम करेंगे तो आपको उसके सिम्टम्स भी आएंगे, क्योंकि बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट या गुड कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है। जी सर, एक मिथ और है कि अगर हम डेली एग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं, यदि आपका एक एग कंज्यूम कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप अनलिमिटेड, लोग आजकल जो मैं देखता हूँ जिम जाने वाले बच्चे जो हैं 5-5, 10-10, 16-16 एग्स कंज्यूम करते हैं जी। तो वो अननेसेसरी आपका कोलेस्ट्रॉल का एक्सपोजर बढ़ाएगा, क्योंकि जो उसका बीच का पार्ट होता है जिसको हम एग यॉक कहते हैं जी। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नो डाउट उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन जैसा आपने कहा बिल्कुल बढ़ाएगा वो। जी सर, जिम की बात हुई है तो सर जिम जाते ही हमें प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है जी। प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रमोट करने का बस तरीका है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अननेसेसरी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की। यदि आप फिट रहने के लिए जिम जा रहे हैं, यदि आपको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, बॉडी बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है, तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में एक पर्टिकुलर प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल। जी सर, शुगर को अगर हम कम्प्लीटली अवॉइड कर दें तो हम डायबिटीज़ जैसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो कि आज के लोगों में बहुत ही कॉमन धारणा है। हाँ। कि मैं चीनी नहीं खाता हूँ, मैं चीनी से बनी कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ फिर भी मुझे शुगर है। जी बिल्कुल सही हाँ। कहा। तो मुझे अब डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, या हो गया है तो मैं अब ये चीज़ें रोक दूंगा और मेरी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हमको समझना होगा डायबिटीज़ जो एडल्ट में देखी गई है, जेनेटिक की मैं बात नहीं करूंगा, जो एडल्ट में देखी जाती है बेसिकली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो आपकी लिवर पर, फैट पर, आपकी मसल्स पर जो इंसुलिन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती, इसलिए डायबिटीज़ होती है। तो आपके चीनी खाने या ना खाने से आपकी डायबिटीज़ नहीं रुकने वाली है। जी। एंड सर, हर तरीके की विटामिन डेफिशिएंसी में हमें इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ है, बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको उस विटामिन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं। जी। माइल्डर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ओरल मेडिसिन पे न्यूट्रिशन अपना इंप्रूव करके भी कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स मॉडरेट या सिवियर आ रहे हैं तो आपको इंजेक्टेबल विटामिन ही देना बेटर ऑप्शन है। जी। एंड सर, ऑर्गेनिक फूड हमेशा केमिकल फ्री होते हैं? ये मिथ है, पब्लिसिटी स्टंट है कि ऑर्गेनिक फूड केमिकल फ्री होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। सर, मिनरल वाटर हमेशा सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर है? बिल्कुल भी नहीं है। सेफेस्ट ड्रिंकिंग वाटर है एक नॉर्मल पानी को आप 20 से 30 मिनट बॉईल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आप कंज्यूम करिए, इट इज़ द सेफेस्ट वाटर, नॉट एनी मिनरल वाटर बॉटल। सर, हार्ट पेशेंट को सॉल्ट कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए? ये मिथ है। जैसा कि मैंने बाकी चीज़ें बताया है कि बॉडी को पानी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, कुछ अमाउंट में फैट की भी ज़रूरत है, उसी तरीके से बॉडी को कुछ अमाउंट में सॉल्ट की भी ज़रूरत है। तो जितने भी इस तरह के पेशेंट होते हैं तो उनको डैश डाइट हम लोग कहते हैं, तो उस पर जितना उनको डिजायरेबल अमाउंट है वो सॉल्ट जरूर कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, कम जरूर करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। जी सर, कोल्ड वेदर में जैसे बोला जाता है सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सर ये मिथ है या फैक्ट है? जी बिल्कुल सही, ये फैक्ट है। कोल्ड वेदर में बेसिकली जो मेनली रीजंस निकल के आते हैं वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो देखा गया है कार्डियक पेशेंट में। ठंड में आदमी दिन भर घर में रहता है और यदि बुजुर्ग है तो दिन भर रजाई में, रात भर रजाई में ही काट देगा। तो इसीलिए फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं। सर, मोबाइल रेडिएशन से डायरेक्टली डिजीजेज हो जाती है? ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है जी। हाँ, मोबाइल रेडिएशंस तो नहीं, लेकिन मोबाइल एक्सपोजर से आपका स्ट्रेस लेवल जरूर बढ़ सकता है जी, तो उससे आपके डिजीजेस के रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं। सर, एक और मिथ है कि यंग एज में हमें एनुअल हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा। देखा जाता है कि हम यंग हैं, हम फिट हैं, हाँ। हमें क्या जरूरत है टेस्ट की। तो यहीं पर हम वो गलती कर देते हैं जो हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात की। यदि आप एनुअली हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे तो आपको आने वाले सिम्टम्स की अर्ली स्क्रीनिंग हो जाएगी। अर्ली स्क्रीनिंग से हम उस डिजीज को पहले ही रोक देंगे। तो ये बिल्कुल भी मिथ है, लोगों को कराना चाहिए, चाहे आप यंग हो चाहे ओल्ड एज हो। जी सर, नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर का। तो हेल्दी मॉर्निंग रूटीन का एक मस्ट हैबिट क्या है? रेगुलर ब्रिस्क वॉक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। जी सर, सबसे अंडररेटेड विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। एक टेस्ट जो एडल्ट्स को रेगुलरली कराना चाहिए?
क्लिनिकल में देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जरूर नपवाना चाहिए, लैब की बात की जाए तो शुगर जरूर नपवाना चाहिए। सर एक फूड जो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है? हमारे सभी के घरों में होता है दही। जी। सर सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज इंडिया में कौन सी है? इस समय या आने वाले वक्त में डायबिटीज़ है और हार्ट डिजीजेस। सर एक हैबिट जो लिवर को डैमेज करती है? एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। एंड सर गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? हाई फाइबर डाइट एंड कर्ड। सर ऑफिस वर्कर्स के लिए एक हेल्थ टिप कौन सी है? पानी बार बार पीते रहें। हाँ। और जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसमें हर 30 मिनट पे थोड़ी देर के लिए उठें, वॉक करें और स्ट्रेच करें। जी। एंड सर बेस्ट स्ट्रेस बस्टर हैबिट कौन सी है? मेडिटेशन, योगा। जी। हार्ट हेल्थ को फिट रखने के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है? रेगुलर ब्रिस्क वॉक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। डेली हाइड्रेशन का सिंपल इंडिकेटर कौन सा है? आपके यूरिन का कलर। जी। उससे हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है। जी बिल्कुल। सर एक हैबिट जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करती है, स्लीप क्वालिटी को? स्टिक टू योर स्लीप शेड्यूल। जी। एंड सर एक मैसेज जो आप यंग जनरेशन को देना चाहते हैं? आपकी आज की जागरूकता आपको आने वाले कल की चिंता से मुक्त बनाएगी। जी सर ये तो बहुत ही बड़ा मैसेज हो गया। सर अगर किसी को हेल्दी रहना है तो 5 ऐसी कौन सी हैबिट है जो हम अडॉप्ट कर लें और हमेशा हेल्दी रहेंगे? ब्रिस्क वॉक जरूर लें, प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, स्ट्रेस को मैनेज करें, स्लीप शेड्यूल को फॉलो करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप अपना ज़रूर कराएं। जी। इन 5 हैबिट को अगर हम मेंटेन करें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हम लोग के साथ Thank ये you. शेयर करने के लिए। सर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये तो बहुत मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि हर केजीएमसी पेशेंट यूनिक ही होता है। केजीएमसी में सारे मैक्सिमम यूनिक केसेस ही आते हैं, और चूंकि मैंने मेडिसिन से किया है तो उसमें क्रिटिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जी। तो उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक केस हमारे पास आया था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। जी सर पहले ये बताइए ये होती क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस बेसिकली कीटनाशक होता है ओ। जो कि खेतों में कीटनाशक जो नॉर्मली किसान प्रयोग करते हैं। हाँ। तो अक्सर कर वही एक बहुत अच्छा कॉमन इजीली अवेलेबल पॉइजनस सब्सटेंस है जो लोग मिल जाते हैं। इजीली अवेलेबल है तो लोग उसी हाँ। को कंज्यूम करके आते हैं। तो पेशेंट हमारे पास आया था, काफ़ी सिक था। आते ही उसको वेंटिलेटर पर हम लोगों ने रखा। इनिशियल कंडीशन इंप्रूव हुई, लेकिन बाद में फिर वो डिटोरेट करने लगा। फिर अचानक थोड़ा इंप्रूव करने के बाद राउंड का समय चल रहा था और अचानक वो कोलैप्स कर गया। जी। बीपी, पल्स, हार्ट खत्म सब। तो फिर हम लोगों ने, जैसा हम लोगों को बताया गया, सीपीआर दिया गया उसको। 3 साइकिल सीपीआर के हम लोगों ने दिए, पर उसका कोई साइन और सिम्टम रिवाइव का नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारे सीनियर जो थे उन्होंने कहा कि अभिषेक अब इसको बता दो अटेंडेंट्स को। हाँ। और सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर, चूंकि ये मेडिकल लीगल केस था तो इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी थी। बट चूंकि वो यंग था, मुझे लगा कि सडन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो इसमें एक अटेम्प्ट और लिया जा सकता है, सीपीआर का एक और साइकिल करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने सेकंड साइकिल किया, उसकी कार्डियक एक्टिविटी आ गई। जारी रखा उस प्रोसेस को, तो फिर कार्डियक एक्टिविटी, पेशेंट रिवाइव कर गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 15 डेज वो पेशेंट नॉर्मली डिस्चार्ज होकर अपने पैरों पे चल के गया। तो जो ये मुझे केस अभी तक जो मुझे लगा कि लाइफ चेंजिंग था। तो कहीं ना कहीं ये कहावत सच हो गई कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। जी कह सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। आज की बातचीत में हमने जाना कि हमारी बॉडी हमें समय समय पे संकेत देती है, हमें उसे सुनना है, समझना है और सही समय पे सही डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाना है। अगर आज का एपिसोड आपको अवेयर किया हो तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर हमारे कोई सवाल रह गए हों तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उनके जवाब आपको डायरेक्टली डॉक्टर से मिलेंगे। अगला एपिसोड आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी से उनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए आप उनकी इंदिरा नगर स्थित क्लिनिक पर जाकर उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे होपफुल। थैंक यू सो मच।